अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे रिवीजन सेशन में आखिरी जो हमारे चैप्टर्स रह गए थे जिन पे हमारी डिस्कशन ओवरव्यू आज हम देखेंगे, दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये चैप्टर 13-14 हमारी किताब में थे और हमने इनको टूवर्ड्स द एंड आखिरी 2 हफ्ते में इसको हम कवर कर रहे थे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसकी अहमियत मैं दोबारा अगर रिकैप दूँ तो ऑटम 24 वाज एक्सेप्शन, जिसमें ये क्वेश्चन अपीयर नहीं हुआ। अदरवाइज ये कंपलसरी क्वेश्चन ही हमें लगता है कि हर अटेम्प्ट पे आने वाला टॉपिक है ये। और सेक्शन ए और बी दोनों जगह नज़र आ रहा है हमें, जैसे सेक्शन बी रिसेंट टाइम में 17 मार्क का सेक्शन बी से सवाल आया, लेकिन सेक्शन ए से भी सवाल हमें आता रहा है। तो टोटल ये 6-7 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, 6-7 अटेम्प्ट का, एक में मिसिंग था, 3 में सेक्शन बी में, 3 में सेक्शन ए में। सो ये वो एरिया है जो सेक्शन ए बी में कहीं पे भी फॉल कर सकता है, और मेरे हिसाब से आप इसको सेफली 100% अपीयरेंस वाला एरिया ही समझिए। एग्ज़ाम के लिहाज से जनरली स्पीकिंग ये कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया समझा जाता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बेसिक जो पहला चैलेंज होता है वो फार्मूलाज हमें याद करने हैं, और याद करने में जनरली हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, मेमोराइजेशन बड़े अच्छी हम कर लेते हैं, तो फार्मूलाज हम सबको याद हो जाते हैं। और जब फार्मूला याद हो गए तो उसके बाद उनकी जो एप्लीकेशन है, डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको फार्मूला में फीड करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एग्जामिनर ऐड कर नहीं पाता, जिस तरह डिसीजन मेकिंग में सीवीपी में वो हमें चैलेंजेस देता है। इसमें बड़े लिमिटेड से 1-2 ट्रिक्स हमें नज़र आते हैं जो कि हमने अपनी रूटीन लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम कोशिश करेंगे उनको भी हम रिवाइज कर लें, और अगर आपके जहन में कोई चैलेंज किसी क्वेश्चन को लेके, किसी डिस्कशन को लेके कोई है, तो उस पर भी बात करें। तो हमने ये टॉपिक जो शुरू किया था वो स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन से शुरू किया था, और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को डिफाइन किया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट बनाने से पहले एक बेंचमार्क कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट हमें, हमारी टीम को कितने रुपए में हमें बना के देनी चाहिए, उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। और ये बेंचमार्क टीम को हम देते हैं प्रोडक्शन शुरू होने से पहले कि भाई इस टारगेट के मुताबिक, इस बेंचमार्क के मुताबिक आप प्रोडक्शन शुरू कीजिए, और टारगेट कॉस्ट को, नॉट टारगेट कॉस्टिंग वाली, याद रखिएगा, टारगेट कॉस्टिंग वाली कॉस्ट नहीं है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि एक टारगेट के तौर पे दी जाती है टीम को ताकि वो इसको हासिल करें, और हमें कॉस्ट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हेल्प मिले, हम ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, हमें एक प्रोडक्ट कितने की बननी चाहिए वो हम अपनी टीम को देते हैं, टीम उसके ऊपर काम करती है, और इस तरह हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि इन्वेंट्री उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को अडॉप्ट कर ले फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन और रिकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में आप अपने इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जितना भी है वो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, एक्चुअल कॉस्ट को भी रिकॉर्ड साथ साथ पैरेलल चल रहा होता है, और जो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो हम वेरिएंसेस के तौर पे मेजर करके रिपोर्ट करते हैं। सो हमने जो यहाँ पे बात सीखी थी कि ऑल यूनिट्स, प्रोडक्ट है या सर्विस, आर रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, और डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज वेरिएंसेस। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हमने ये भी बात की थी कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को किस बेस पे चल ले, चाहे तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस पे चल ले। एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कंपनी कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है अपनी रूटीन के मुताबिक, क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो एक जनरली इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सिस्टम है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल का तरीका है। तो हर वो कंपनी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करे या मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर सकती है। सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होगा कि रियल एस्टेट वगैरह के अंदर भी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में हमने एक बात जो डिस्कस की थी कि किस किस्म की कंपनीज को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे हमने एक बात की थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए यूज़ होगी जो रेपिटेटिव नेचर की जॉब्स हैं, जो कि मैस प्रोडक्शन में काम किए जाते हैं। क्योंकि हमने कहा, एक चीज़ जो पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करने में भी, कि भाई एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, ये कैलकुलेट करने में खर्चा लगता है। और अगर आपने प्रोडक्ट बनानी ही एक है तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने में जितना खर्चा लग जाएगा उतनी बचत नहीं आपने करनी कॉस्ट कंट्रोल करके। तो हमने बात पढ़ी थी कि जो प्रोडक्ट
स्पेसिफिकली 1 या 2 या 4 बननी है, उनके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करने का कोई फ़ायदा शायद ना हो, या हम कह सकते हैं फ़ायदा कम होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करने में खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना उसके लिए फिजिबल नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिजिबल वहाँ पे है जहाँ पे आपने मैस प्रोडक्शन और आइडेंटिकल रेपिटेटिव प्रोडक्शन करनी है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, तो वहाँ पे यू कैन अफोर्ड कि भाई एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटर्मिन कर लें ताकि आने वाली जितनी प्रोडक्शन है उस पर उसको अप्लाई कर सकें और इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को सामने रख के प्रोडक्ट बनाई जाए ताकि तमाम प्रोडक्शन पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपके लिए अब बात ये हो सकती है कि घर तो आप कई बनाते हो, हर घर का नक्शा फ़र्क होता है, तो कॉस्ट ऑफ अ हाउस तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, लेकिन आप प्लास्टरिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट ये स्टैंडर्ड हो सकता है। प्लास्टर तो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ना, जो हर घर में की जाती है, किसी में दीवार कम ज़्यादा हो रही है, किसी में ज़्यादा प्लास्टर हो रही है, लेकिन पर स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या आती है, दैट कैन बी सेट एज अ स्टैंडर्ड। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के जितने भी बिल्डर्स हैं वो तो एक जैसे अपार्टमेंट्स ही बनाते हैं हजारों में। बिल्कुल, जहाँ पे रेपिटेटिव नेचर की जॉब आ रही है, मैंने आपको प्लास्टर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी नोयत बता दी। आप जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करें, हमारे यहाँ पे हम चले जाते हैं अस्करी जो बनती हैं सोसाइटीज़ हमारी, वहाँ पे एक ही जैसे बिल्डिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है जिसमें से 20 अपार्टमेंट है, तो उस जैसी से 50 बिल्डिंग बननी है, तो 50 इंटू 20 1000 अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो यस, देयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल वहाँ पे बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मैसिव प्रोडक्शन एक जैसे मल्टीपल बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे बात फिर बेटा वही आई थी, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट गाइड आप कह लो कि रूल तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि रूल तो हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मैंने आपको शायद कभी बताया था कि भाई आपने ये नहीं याद कर लेना कि रेंट फिक्स होता है, आपने याद रखना है कि असूल क्या है जिस पे फिक्स और वेरिएबल में फ़र्क किया जाता है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कभी हमें रेंट फिक्स दे, कभी वेरिएबल दे दे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये नहीं याद रखना है ना कि रियल स्टेट पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लग सकती, हमने असूल याद रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर उस प्रोडक्ट पर लग सकती है जो लार्ज नंबर में बनाई जा रही है। तो भाई जैसा एक आम कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है, कभी वो घर माल्टन बना रहा है, कभी वो घर से गार्डन बना रहा है, तो शायद वो घर के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शायद ना लगा पाए, लेकिन एक रियल स्टेट कॉन्ट्रैक्टर जो कि अस्करी में अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहा है और 20-20 अपार्टमेंट की 50-100 बिल्डिंग बना रहा है, तो यस वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट लार्ज नंबर में बना रहा है। तो असूल याद रखिए, एग्जाम्पल को याद ना कर लीजिए। हमारी गलती होती है कि हम एग्जाम्पल को याद रख लेते हैं, असूल भूल जाते हैं। एग्जाम्पल आपको असूल की एक्सप्लेनेशन के लिए दी जाती है, ठीक है। तो असूल को हमेशा उसको अपने करीब रखिए, एग्जाम्पल याद रहे ना रहे, असूल ज़रूर याद रहना चाहिए। हम असूल याद होगा, असूल को हम किसी भी सिनेरियो में अप्लाई करके उसका सही हल निकाल पाएंगे। यही अप्रोच है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डील करने के लिए। अच्छा, फिर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हमने एक बात पढ़ी थी कि हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जब स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उसको एक बजटेड एक्टिविटी के साथ कंबाइन करके हम पीरियड के स्टार्ट में फिक्स्ड बजट बनाते हैं कि आने वाले पीरियड में हम क्या एक्टिविटी अचीव करेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से हमारा पीएनएल क्या बनेगा। फिर हम ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल रिजल्ट रिकॉर्ड करते हैं और फिर पीरियड एंड पे हमने बजट और एक्चुअल कंपैरिजन करने जब जाते हैं तो हमें एक्टिविटी का फ़र्क नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई ये पीएनएल जो कि 1000 सेल 1200 प्रोडक्शन पे है, इस पीएनएल से कंपेरेबल नहीं है, ये कॉस्ट ये रेवेन्यू इस डाटा से कंपेरेबल नहीं है। फिर हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि हम फिर फिक्स बजट को थोड़ा फ्लैक्स कर लेंगे। फ्लैक्स बजट क्या होता है कि आप इसमें जो एक्टिविटी लेवल है वो एक्चुअल ले लेते हो, बाकी कॉस्ट और प्राइस डाटा स्टैंडर्ड ही रहने देते हो। जो प्राइस एंड कॉस्ट डाटा यहाँ पे है पर यूनिट, उसी को लेके आप फ्लैक्स बजट बनाते हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक्टिविटी लेवल आप एक्चुअल ले लेते हो। इसके बाद फिर वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट बनाने पे एक्चुअल खर्चा कितना लगा और हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से 1000 यूनिट पे खर्चा कितना लगना चाहिए था। ये एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स है, ये 1000 यूनिट्स पे एक्चुअल लेबर कॉस्ट है और ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स है। सो इस तरह हम फ्लैक्स करके डाटा को फिर वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ये 392 रुपीज़ का वेरिएंस है और ये वेरिएंस फेवरेबल है।
और यहाँ पे 121 का वेरिएंस है और ये वेरिएंस एडवर्स है एंड सो ऑन। तो फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट और वहाँ से फिर फ्लेक्स बजट के एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन, यहाँ पे हमें वेरिएंसेस मिलते हैं और वेरिएंसेस में फेवरेबल एडवर्स का साइन हमें देखना पड़ता है। हम हर उस वेरिएंस को फेवरेबल कहेंगे जिस वेरिएशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में बजट के मुकाबले में इजाफा आ गया। हर उस वेरिएंस को हम एडवर्स कहते हैं जिस वेरिएशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में बजट के मुकाबले में कमी हो गई। जैसे यहाँ पे ये वेरिएंस 392 का एक्चुअल रिजल्ट हमारा बजट से कम है तो इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा आया, ये फेवरेबल वेरिएंस है। यहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो वेरिएंस की वजह से, वेरिएशन की वजह से हमारे कॉस्ट में इजाफा हुआ, प्रॉफिट में कमी हुई, इसका मतलब ये एडवर्स है। वेरिएंस में फेवरेबल एडवर्स का साइन लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने वेरिएंसेस के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे और मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया था कि फार्मूलाज डिफरेंट किताबों में डिफरेंट अंदाज में देखने का आपको मिल सकते हैं। कुछ किताबों में जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन शेप मिला दिखा, आपको ऐसे नज़र आएगा। कुछ किताबों में इवन पास पेपर क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट की शेप में फार्मूला नज़र आते हैं, स्टेटमेंट की शेप में वेरिएंसेस कैलकुलेट किए गए हैं। तो हर तरह की ऑप्शन यूज़ की जा सकती है, देयर इज़ नो हार्म। जिस आप कैलकुलेशन से कंफर्टेबल हैं उसको आप यूज़ कीजिए, लेकिन एक चीज़ का सिर्फ ख्याल रखिए बेटा कि जिस आप स्कीम ऑफ फार्मूलाज को फॉलो करो, जिस फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन को फॉलो करो, फॉलो इट कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर सोल्यूशन देखा वो अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से कर दिया, एग्जामिनर सोल्यूशन देखा वो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट से कर दिया। दिस शुड नॉट बी योर हैबिट, क्योंकि एग्जाम में जाके यू विल गेट कंफ्यूज कि भैया स्टेटमेंट से करने वाला सवाल है या क्वेश्चन से करने वाला सवाल है, क्योंकि बाय दैट टाइम आप भूल चुके होगे कि भाई इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से करो या स्टेटमेंट से करो एक ही बात है। वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको आदत पड़ चुकी होगी कि हाँ भाई आंसर देखते हैं, इक्वेशन से है तो इक्वेशन से कर दो, स्टेटमेंट से है तो स्टेटमेंट से कर दो, दोनों तरीके में आते हैं विदाउट रियलाइजिंग दिस फैक्ट के दोनों तरीके एक ही रिजल्ट दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फॉलो वन मेथड कंसिस्टेंटली, जो भी आप अडॉप्ट करें, वो इक्वेशन है या वो स्टेटमेंट है। तो जनाब हमने जो पढ़ा था, हम मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस लेते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है और ये हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसकी हम बाइफर्केशन करते हैं प्राइस वेरिएंस में और यूजेज वेरिएंस में। इन फार्मूलाज की कैलकुलेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में किसी बच्चे को दिक्कत? अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन में बच्चे गलती कर रहे होते हैं। इसके बारे में बेटा यकीन याद रखिएगा, इसको मैंने बोल्ड भी किताब में इसलिए कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये जो इस कैलकुलेशन में यूज हो रही है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कभी ले लेते हैं या कभी बजटेड क्वांटिटी ले रहे होते हैं, यहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg पर यूनिट है और एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स हैं तो 2 kg इंटू 10,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 20,000। ठीक है, ये कहानी। और वेरिएंस एनालिसिस के लिए मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि भाई यूजेज वेरिएंस का फार्मूला इन दो वैल्यूज़ के कंपैरिजन से फेवरेबल एडवर्स का फैसला होगा और प्राइस वेरिएंस का फैसला इन दो वैल्यूज़ के कंपैरिजन से फैसला होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में कभी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करते। एक्चुअल प्राइस, मटेरियल की एक्चुअल प्राइस अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो ये एडवर्स वेरिएंस है, और अगर मटेरियल की एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से कम है ये फेवरेबल है। इसी तरह एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली ये एडवर्स हो जाएगा, और एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड से कम है तो ये फेवरेबल है। ठीक है जी। और यहाँ पे याद रखना है यूजेज वेरिएंस में प्राइस जो हम यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड होती है, और प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वो एक्चुअल होती है। ये बेसिक चीज़ें आपको जहन नशीन करनी है और फार्मूलाज को बिल्कुल पिक्चर की तरह आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, मेमोराइज आपको करना है इनको। एग्जामिनेशन में फार्मूला लिखना कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप फार्मूला लिख के, बेशक इसी तरह एब्रीवेशन में लिख दो फार्मूला लिख के वैल्यू सीट करोगे तो आपके एरर के चांसेस लो हो जाते हैं। फार्मूला के बगैर वैल्यूज़ डालने में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट नहीं है फार्मूला लिखना एग्जाम में, लेकिन फार्मूला लिख के सवाल हल करना, इसी शेप में बेशक फार्मूला याद करो, इसी शेप में लिखो, 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन वो 2 सेकंड आपके आंसर की एक्यूरेसी इंश्योर कर लेंगे। और मैंने आपको याद करने में बताया, आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करो, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस हमने लेने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो लेना नहीं हमने। अच्छा जी, इसमें हमने जो एस्पेक्ट एक डिस्कस किया था वो था प्राइस वेरिएंस में
अक्सर क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी यूज और क्वांटिटी परचेज दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी, तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हमें प्राइस वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। यूजेज वेरिएंस में तो कोई इशू नहीं है, वो तो क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी यूज पे ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन प्राइस वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी ली जाए, एक्चुअल परचेज या एक्चुअल यूज। और उसके लिए हमने रूल पढ़ा था कि हम क्वांटिटी परचेज यूज करते हैं अगर ये डिपेंड करेगा कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी पे। हमने पढ़ा था कि भाई इसमें से सिलेक्शन जो है डिपेंड करती है कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी पे। क्वांटिटी परचेज यूज होंगे अगर कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्वांटिटी कंज्यूम यूज होगी अगर कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अक्सर एग्जामिनर हमें ये हिंट नहीं देता, इंस्टेड कंपनी क्वेश्चन में लिखा नजर आएगा कंपनी यूजेस FIFO टू वैल्यू इन्वेंट्री, कंपनी यूजेस एफको टू वैल्यू इन्वेंट्री। जब ये FIFO एफको लिखा हुआ है इसका मतलब कंपनी एक्चुअल कॉस्ट पे फॉलो कर रही है। अगर हमने पढ़ा था क्वेश्चन साइलेंट होगा पॉलिसी के बारे में, तो हम अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और अकॉर्डिंगली क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में पॉलिसी लिखी होगी FIFO एफको या क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो उस केस में फिर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्वेश्चन क्लियर है तो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या एक्चुअल कॉस्टिंग, जो भी केस होगा उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं जी। मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, फिर हमने रिकॉर्डिंग भी सीखी थी। और मैंने आपको एक बात में फिर तवज्जो दिला दूं, पास पेपर में अभी तक जो जर्नल एंट्रीज है वेरिएंसेस की अभी तक टेस्ट नहीं हुई। ये जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ी थी मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के तमाम वेरिएंसेस की, ये एंट्रीज अभी तक पास पेपर में टेस्ट नहीं हुई। और अगर आप पास पेपर बेस रिवीजन करोगे तो ये एंट्रीज आपकी नज़र से दोबारा नहीं गुजरनी, ये एंट्रीज आपको किताब में ही मिलनी है बेटा। तो इसलिए किताब को देखते रहना है, रिवीजन के बगैर प्रैक्टिस नहीं करनी। हमेशा पहले किताब देखो, सारा इंश्योर करो कि आप हर एस्पेक्ट को नज़र से गुजार लो, बिकॉज किसी भी लम्हे ये एंट्रीज आपके एग्जाम में आने वाली हैं, क्योंकि अभी तक एग्जामिनर ने इनको टेस्ट नहीं किया। और ये एंट्रीज मुझे लगता है कि ये नई स्कीम 22 में जो आई उसी वक्त अच्छा सिलेबस में शामिल की गई है, उससे पहले सिलेबस का हिस्सा होती भी नहीं थी। हिस्टोरिकली ये एंट्रीज सिलेबस का हिस्सा नहीं होती थी, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, डिटेल्ड वे में क्वेश्चन हमें किताब में कभी नज़र नहीं आई। हालांकि किताबें तो बड़े अरसे से आ रही हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये नई स्कीम जब आई 2021-22 में तब ये एंट्रीज को शामिल किया गया, अभी तक टेस्ट नहीं हुई ये एंट्रीज। तो जनाब हमने जिस तरह पॉलिसीज़ दो हैं उसी तरह दो पॉलिसीज़ के तहत हमने ये वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग भी देखी है कि भाई प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी जब क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग है। इन्वेंट्री एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और अकाउंट्स पेबल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पे क्रेडिट किया जाएगा। और इन दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो आपका प्राइस वेरिएंस है। अगर एडवर्स है तो डेबिट कर देना, अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट कर देना। ये इन दोनों में से आइदर और एक एंट्री पढ़नी है, इन दोनों में से या डेबिट पड़ेगी या क्रेडिट पड़ेगी। जो दो एंट्रीज कंफर्म है कि इन्वेंट्री ने डेबिट स्टैंडर्ड प्राइस पे होना है और पेबल ने क्रेडिट एक्चुअल प्राइस पे होना है। प्राइस वेरिएंस एट क्वांटिटी परचेज कैलकुलेट किया जा रहा है किस पॉलिसी के तहत? इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होती है, तो प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे कैलकुलेट किया जाता है, और ये रिकॉर्ड भी एट द टाइम ऑफ परचेज किया जाता है। जब हम परचेज की एंट्री डालते हैं तभी प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फिर यूजेज वेरिएंस एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें आप डेबिट करोगे वर्किंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पे, क्रेडिट करोगे आप इन्वेंट्री को एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पे। प्राइस दोनों में स्टैंडर्ड है, फर्क सिर्फ क्वांटिटी का है। यही आपका इन दो वैल्यूज का डिफरेंस आपका यूजेज वेरिएंस होता है। अगर रिवर्स है तो डेबिट, अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट, इन दोनों में से कोई एंट्री आ जाती है। ये आपकी कहानी है। जब आप प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे रिकॉर्ड करते हो तो आपने प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल परचेज रिकॉर्ड करना है और यूजेज वेरिएंस एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपका असूल है ये वाला, अगर आपका असूल ये वाला है तो इस केस में प्राइस एंड यूजेज वेरिएंसेस दोनों एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस केस में एट द टाइम ऑफ परचेज कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिंपली इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट पेबल, कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। और जब मटेरियल इशू किया जाएगा तो यहां पे दोनों वेरिएंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस डेबिट होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से, और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल क्रेडिट होगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से। अब ये देखो यहाँ पे
क्वांटिटी भी फ़र्क है, प्राइस भी फ़र्क है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, इसमें प्राइस वेरिएंस भी है, यूजेज वेरिएंस भी है। तो जो वेरिएंस एडवर्स है वो डेबिट हो जाएगा, जो वेरिएंस फेवरेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। एक ही टाइम यूजेज के वक्त, इशुएंस के वक्त दोनों वेरिएंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है बेटा, इस पॉलिसी में फिर दोबारा सुन लो, प्राइस वेरिएंस जब मटेरियल की परचेज रिकॉर्ड की जाती है उस वक्त बुक कर लिया जाता है, यूजेज वेरिएंस जब मटेरियल इशू किया जाता है तो तब बुक किया जाता है। और इस पॉलिसी के तहत परचेज के वक्त कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं होता, दोनों प्राइस और यूजेज वेरिएंस एट द टाइम ऑफ इशू रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये जी हमारी मटेरियल के वेरिएंसेस की कहानी थी, और उसमें जो चेक हमें आता है, जो आ सकता है क्वांटिटी, और इसमें मैं दोबारा बल्कि याद भी करा दूं, आपका एक क्वेश्चन था जिसमें ये कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई हुआ था, मैं आई रिमेंबर हाईलाइटिंग दैट। वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड ये एक्चुअल का फरमाया लगता है, वो एक्चुअल कॉस्टिंग पे वैल्यूएशन थी, और प्राइस वेरिएंस उसने क्वांटिटी परचेज पे कैलकुलेट कर दिया था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअल पे थी, और आई कैप के सोल्यूशन में उसको एक्चुअल कॉस्ट पे जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो तो आपको क्वांटिटी कंज्यूम पे यूजेज प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है। तो आई कैप के सोल्यूशन में गलती थी, उसने इस पॉलिसी के साथ यहाँ पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया था, विच वाज रॉन्ग, मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपको असूल जब याद होंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर को भी समझ पाओगे, और अगर उनमें गलतियां हैं तो उनको भी रजिस्टर कर पाओगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये लेबर वेरिएंसेस के हमने 3 फार्मूलाज के सेट पढ़े थे। एक था लेबर वेरिएंसेस विदाउट आइडल टाइम, दूसरा था लेबर वेरिएंस विद अनप्लैंड आइडल टाइम, और तीसरा था लेबर वेरिएंसेस विद प्लैंड आइडल टाइम। तो ये भी बेसिक कैलकुलेशन थी। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, इसकी बाइफर्केशन इनटू रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम लॉजिक के तहत जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस और यूजेज में स्प्लिट हुआ था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस रेट और एफिशिएंसी में स्प्लिट होता है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन या वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे चैलेंज फिर वही है, स्टैंडर्ड आवर्स ये जो लिए जाते हैं, ये जो स्टैंडर्ड आवर लिए जाते हैं आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होते हैं कि एक्चुअल आपने कितने यूनिट्स बनाए, उन पे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ठीक है जी, और ये आपकी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, और ये आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और ये एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही यकीनन होती है। इनका डिफरेंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, ये लेबर का रेट वेरिएंस है, ये लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है। और हमने पढ़ा था कि लेबर वेरिएंस, ये वेरिएंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, हर वेरिएंस हमें किसी एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे लेबर का जो रेट वेरिएंस है या प्राइस वेरिएंस है, ये किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पे इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रोक्योरमेंट, परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी में बताएगा फेवरेबल या एडवर्स। और जो यूजेज वेरिएंस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। लेकिन हमने साथ ही एक और बात भी पढ़ी थी, इंटररिलेशनशिप, कि भाई प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस का आपस में रिलेशनशिप भी होता है, क्योंकि बाज़ का आप सस्ता मटेरियल खरीद लेते हो, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो जब सस्ता मटेरियल खरीदा तो प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया, लेकिन क्वालिटी ख़राब हुई तो यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाता है। तो हमें ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रखने हैं। हमसे वेरिएंस की कैलकुलेशन सिर्फ नहीं मांगी जा सकती, हमसे बाज़ का पॉसिबल कॉजेज भी मांगी जा सकती हैं, और इंटर रिलेशनशिप की डिस्कशन भी मांगी जा सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे लेबर में भी रेट और एफिशिएंसी में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आप हो सकता है लेबर सस्ती हायर कर लो, रेट वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा, लेकिन सस्ती लेबर शायद लेस एक्सपीरियंस्ड है, टाइम ज्यादा लगा देगी, तो एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। तो फेवरेबल रेट वेरिएंस में लीड टू एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस। सो ये आपका इंटररिलेशनशिप वेरिएंसेस आ जाता है, क्योंकि फेवरेबल रेट वेरिएंस की एक वजह लेस एक्सपीरियंस लेबर की हायरिंग भी हो सकती है, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू लीड टू एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वाइस वर्सा। एडवर्स रेट वेरिएंस आया बिकॉज यू हायर्ड मोर एक्सपीरियंस लेबर, तो फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा एफिशिएंसी में, क्योंकि एक्सपीरियंस लेबर विल टेक लेस टाइम टू प्रोड्यूस द सेम यूनिट्स। तो ये रिलेशनशिप बहरहाल एग्जिस्ट कर सकता है, हमें उसको भी ज़हन में रखना है।
क्योंकि हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वेरियंस एनालिसिस में, इसका ऑब्जेक्टिव होगा वेरियंसेस कैलकुलेट करना, वेरियंसेस की कॉजेज को इन्वेस्टिगेट करना, और इन्वेस्टिगेट करते हुए हम इंटररिलेशनशिप को भी जहन में रखा करेंगे। और जब हम कॉज को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो अगर फेवरेबल वेरियंस है तो उसके जिम्मेदारों को अप्रिशिएट करना, और अगर एडवर्स वेरियंस है तो उसके जिम्मेदारों की अकाउंटेबिलिटी करना। ये हमारा ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फ्लो या ऑब्जेक्टिव रहता है, प्रोसेस इस तरह चलता है। अच्छा, ये हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस विद अनप्लैन्ड आइडल टाइम दूसरा सिनेरियो आया था, जिसमें हमने जो लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस के दो हिस्से कर दिए थे, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एक आइडल टाइम। हमने कहा कि हम आवर्स पे तो ज़्यादा घंटों की तनख्वाह कर, काम कम हो पाया, अनप्लैन्ड आइडल टाइम कहते हैं, जो कि हमारे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रहे थे तब हमें नहीं पता था आइडल टाइम आने वाला है, और ये आइडल टाइम किसी हादसे की वजह से, किसी नेग्लिजेंस की वजह से आया। इट वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे हम आइडल टाइम आया क्योंकि लेबर क्योंकि स्टॉक आउट हो गया, हम आइडल टाइम आया क्योंकि प्लांट में कोई ब्रेकडाउन आ गया, आइडल टाइम आया क्योंकि हमारा पावर ब्रेकडाउन आ गया, इसलिए लेबर को फारिग बैठना पड़ा। इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इस केस में आइडल टाइम को अलहदा से मेजर किया जाता है और इसका वेरिएंस अलहदा से कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमेशा एडवर्स होगा। अनप्लैन्ड आइडल टाइम हमेशा एडवर्स आपको आइडल टाइम वेरिएंस मिलेगा। और फिर जो आप एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हो उसका हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का नाम दे देते हैं, और इसमें फिर हम आवर्स वर्कड को लेकर चलते हैं, जो कि एक फेयर तरीका है कि स्टैंडर्ड कितने घंटे लगने चाहिए थे और स्टैंडर्ड और एक्चुअल कितने घंटे काम किया। एफिशिएंसी वेरिएंस हम आवर्स वर्कड पे लेंगे, लेकिन जो आवर वर्कड और पेड का डिफरेंस है, ये आइडल टाइम, इसको अलहदा से हम वेरिएंस के तौर पर रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, रेट वेरिएंस हम आवर पेड पे मेजर करते हैं, क्योंकि रेट वेरिएंस किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी है? एचआर की। तो एचआर ने तो जितने आवर हायर किए हैं उनकी जिम्मेदारी उसको लेनी है ना। वर्कर ने जितने घंटे काम किया वो उसके लिए जिम्मेदार है। वर्कर को अगर आपकी किसी नालायकी की वजह से फारिग बैठना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी वर्कर पे नहीं है। स्टॉक आउट हो गए, वर्कर फारिग बैठा रहा तो जिम्मेदार प्रोक्योरमेंट वाले हैं। मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, वर्कर फारिग बैठे रहे तो जिम्मेदार मेंटेनेंस वाले हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम वर्कर की एफिशिएंसी आवर वर्क पे जज करेंगे, लेकिन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी एचआर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी आवर्स पेड पे जज करेंगे, क्योंकि एचआर ने सारे आवर, जो काम हुआ जो नहीं हुआ, सारे आवर हायर करने की जिम्मेदारी एचआर पे ही थी। तो ये बात यहाँ पे बेटा ख्याल रखना है, डिफरेंस इनका यहाँ पे। और हाँ, कॉस्ट वेरिएंस भी आवर्स पेड पे लिया जाता है, क्योंकि टोटल खर्चा तो हमारा इसी पे मेजर होता है। अच्छा जी, लास्ट हमारा जो वेरिएंसेस जो हैं लेबर टाइम के साथ, दैट वाज विद प्लान्ड आइडल टाइम। प्लान्ड आइडल टाइम हम कहते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड बना रहे थे तो स्टैंडर्ड बनाते हुए हमें पता था कि हमारा सर्टन टाइम आइडल जाएगा ड्यू टू सम बॉटलनेक ऑफ द प्रोसेस। हमें प्रोडक्शन शुरू होने से पहले पता था कि कुछ आइडल टाइम आने वाला है। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में ही हमें आइडल टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इसको प्लान्ड आइडल टाइम कहते हैं। और प्लान्ड आइडल टाइम में वेरिएंसेस कैलकुलेट कुछ इस अंदाज में किए जाते हैं। यह आपकी यहाँ पे बेटा जो याद रखना है कि टोटल कॉस्ट के लिए जो आवर्स लिए जाते हैं, प्लान्ड आइडल टाइम है क्या कि हमें बताया जा रहा है कि भाई हमें वर्किंग आवर्स, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स जो चाहिए वो 4.5 हैं से, और स्टैंडर्ड आइडल टाइम हमारा से 0.5 है। इसका मतलब टोटल लेबर आवर जो हमारे लगेंगे वो 5 आवर्स हैं। मैंने एक आपसे बात की थी कि मेरी इस केस में लेबर कॉस्ट पर यूनिट किस आवर पे बेस होनी चाहिए, 4.5 पे या 5 पे? बिल्कुल ठीक है, हमारी लेबर कॉस्ट 5 आवर्स पे बेस होगी। तो इसी रेफरेंस से इसको हम टोटल आवर कह लें या इसको हम ग्रॉस आवर कह लें। इस रेफरेंस से आपने याद रखना है लेबर कॉस्ट हमारी जो बेस करेगी वो ग्रॉस आवर पे बेस करती है। तो टोटल लेबर कॉस्ट में यहाँ पे ग्रॉस आवर्स हैं, और इधर आए तो ये वर्किंग आवर्स की बात हो रही है। ठीक है जी, ये ग्रॉस आवर्स है। ग्रॉस आवर्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक वर्किंग आवर्स हैं और एक आइडल टाइम है। तो ये स्टैंडर्ड ग्रॉस आवर्स हैं, ये स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं, और ये स्टैंडर्ड आइडल टाइम है। ठीक है जी, ये सारी कहानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन, आई एम जस्ट अज्यूम मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन से 1000 यूनिट्स है, तो इसका मतलब मेरे जो स्टैंडर्ड टोटल आवर्स होंगे वो होंगे 5000, मेरे स्टैंडर्ड जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 4500, और जो स्टैंडर्ड आइडल टाइम होगा वो 500। अब ये फिगर्स आपको यहाँ से आसानी से आप रिलेट कर सकते हो कि भाई ये जो फिगर है ये हमारी कैलकुलेशन में इधर यूज़ होगी,
ये जो फिगर है ये हमारी कैलकुलेशन में इधर यूज़ होगी और ये जो फिगर है ये हमारी कैलकुलेशन में यहाँ यूज़ होगी। तो कॉस्ट वेरिएंस निकालते हुए जो स्टैंडर्ड आवर्स यूज़ होते हैं वो ग्रॉस आवर्स हैं, यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं और यहाँ पे आइडल टाइम है। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड ही है। फुल आवर्स जो कि वर्किंग आवर्स प्लस आइडल टाइम का टोटल है। और यहाँ पे जो हमने बात डिस्कस की थी कि इधर जो आइडल टाइम है दैट कैन बी आइडल टाइम वेरिएंस कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। यहाँ पे फेवरेबल या एडवर्स दोनों तरह से आइडल टाइम वेरिएंस आ सकता है। इसमें एक्चुअल आइडल टाइम की कैलकुलेशन एक चैलेंज कुछ बच्चों के लिए बनती है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड आइडल टाइम की कैलकुलेशन बात का चैलेंज बनती है। मैं उसको थोड़ा सा एक कोई डाटा से उसको डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जामिनर हमें अक्सर कहता है कि स्टैंडर्ड आइडल टाइम जो है वो है 5% ऑफ आवर्स पेड और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हमें बताया जाता है से 10 लेबर आवर। बल्कि मैं इसको इस तरह कहता हूँ, मेरी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो है वो 10 लेबर आवर्स इंटू से ₹50 500 है और मुझे बताया जाता है कि स्टैंडर्ड आइडल टाइम 5% ऑफ द आवर्स पेड है। अच्छा, यहाँ पे तो पहली बात हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि भाई जब लेबर कॉस्ट गिवन है तो उसमें जो आवर्स लिए गए हैं वो ग्रॉस कह लीजिए या इस केस में पेड कह लीजिए। ठीक है जी। और अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 500 यूनिट्स थी तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड आइडल टाइम क्या होगा। स्टैंडर्ड आइडल टाइम क्या होगा यहाँ पे, कैलकुलेट कीजिए जनाब। हाँ जी, स्टैंडर्ड आइडल टाइम क्या होगा जी? मेरा स्टैंडर्ड आइडल टाइम पर यूनिट बनता है यहाँ से 10 घंटे का 5%, तो 500 यूनिट पे कितना बना? 250 लेबर आवर्स, ये हमारा स्टैंडर्ड आइडल टाइम है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पे किसी बच्चे को एतराज? अगर मैं इसको चेंज करूँ, स्टैंडर्ड आइडल टाइम इज 5% ऑफ द आवर्स वर्कड। अब जरा ये कैलकुलेशन दोबारा मुझे रीवर्क करके दीजिए। अगर स्टैंडर्ड आइडल टाइम इज 5% ऑफ द आवर्स वर्कड तो फिर स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या बनता है? इस केस में हमारा 10 आवर्स जो है ये टोटल आवर्स है, ये ग्रॉस आवर्स हैं। और जब हमारे पास आइडल टाइम आवर्स वर्क का 5% है तो इसका मतलब ये 100 जमा 5 105 है। आइडल टाइम 5 होता है तो मेरा स्टैंडर्ड आइडल टाइम पर यूनिट ये है इंटू 500, कितना बना? 238 लेबर आवर। ये है हमारा स्टैंडर्ड आइडल टाइम दूसरे केस में, क्योंकि आवर्स वर्कड प्लस आइडल टाइम मिला के टोटल आवर बनते हैं ना भाई। तो जब आपका परसेंटेज आवर्स वर्कड पे है तो हमने क्या पढ़ा है, परसेंटेज जिस बेस वैल्यू पे लगती है उसको 100 लो। आवर्स वर्कड 100 हो गया, इसका 5% आइडल, तो 100 जमा 5 टोटल टाइम कितना हुआ? 105। तो ये जो टोटल टाइम है ये 105 है, ये वैल्यू है, ये उसकी बेस है।
टोटल टाइम की बेस 105 निकलती है। तो हमें आइडल टाइम चाहिए तो उसकी बेस 5 है। तो ये अगर 105 है तो 5 क्या है, ये मेरे पास आइडल टाइम पर यूनिट आ गया, इसको यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आइडल टाइम, स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गया। 500 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आइडल टाइम क्या बनता है जी? एनी क्वेश्चन? परसेंटेजेस प्रोपोर्शन, फिर वही कहानी, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको बार बार टेस्ट करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है परसेंटेजेस प्रोपोर्शंस पे। अच्छा, लेबर की एंट्री जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक ही स्टेप में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। हम डेबिट करेंगे वर्किंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट से, और क्रेडिट करेंगे पेरोल को एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट से। जब वेजेस पे की जाती हैं तो डेबिट वेजेस या पेरोल हो चुका है, क्रेडिट कैश या बैंक हो चुका। पहली एंट्री इससे पहले जो पड़ती है वो आपकी पेरोल, इसको कह लो, या वेजेस कह लो, टू बैंक। ये एक एंट्री आपकी ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट पड़ चुकी है, ये पहली एंट्री है। हम दूसरी एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी पहली एंट्री है, हम ये दूसरी एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएंसेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि जो पहली एंट्री डली है ये तो यकीनन एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पे डली है ना। वेजेस हमारी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पे हुई हैं। तो यहां पे अब ये वेजेस अकाउंट जो डेबिट किया था, अब इस अकाउंट को यहां पे क्रेडिट किया जा रहा है। ये सेम अकाउंट एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट से क्रेडिट किया जा रहा है, और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया जा रहा है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पे आवर्स भी डिफरेंट है, यहाँ पे रेट भी फर्क है, मतलब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का फर्क आपका टोटल लेबर कॉस्ट डिफरेंस है। रेट वेरिएंस भी आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस भी आएगा, और आइडल टाइम वेरिएंस भी हो सकता है। तो 2 वेरिएंस कैलकुलेट हुए हैं, 3 वेरिएंस कैलकुलेट हुए हैं। जो एडवर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, जो फेवरेबल हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। इन दो वैल्यूज के आने के बाद, एडवर्स वेरिएंस इज डेबिट और फेवरेबल वेरिएंस इज क्रेडिट। वेरिएंस आपने 2 कैलकुलेट किए हैं या 3 कैलकुलेट किए हैं। दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड लेबर के वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस को बेटा बार बार वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग को बार बार किताब से पढ़ते रहिएगा। वो मटेरियल हैं, लेबर हैं, वेरिएबल ओवरहेड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको किताब में ये स्कीम ऑफ एंट्रीज भी ऐसे एक्सप्रेस की गई है, और एक एक इलस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। एज अ प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं। ये सवाल नहीं भी करने तो वेरिएंसेस के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, हर क्वेश्चन में वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद ऐसे रिवीजन के तौर पे एंट्री डाल दिया करें कि भाई ये वेरिएंस आ गया तो इसकी एंट्री क्या बनती है, वो ताकि वहाँ पे आपके लिए से सवाल करने की जरूरत ना पड़े। एक हर सवाल में आप एंट्री रिवाइज कर लें, क्योंकि यू नेवर नो कमिंग इन टाइम में आपको वेरिएंसेस की रिकॉर्डिंग टेस्ट हो जाए। जी एनी क्वेश्चन? और अगर आप बेटा कॉन्फिडेंस से जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो पहला स्टेप ही यह है कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो। सिलेबस पूरा कवर हो जिसमें अगर प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी भी है तो चलेगा। कोई एरिया ऐसा रह गया जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम 10 में से 9 नंबर 10 नंबर नहीं लेंगे। प्रैक्टिस का मैं तो 10 में से 5-6 तो ले ही लेंगे ना। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं एरिया, रिवाइज ही नहीं किया, सीखा ही नहीं, तो आप 10 में से 0 या 1 पे आ जाते हो, ये ख्याल कीजिएगा। सो कवरेज पूरी रखनी है। बेशक प्रैक्टिस की आ जाए कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह उसको हम एग्जाम में कुछ ना कुछ कवर कर जाएंगे, पास कर जाएंगे इंशाल्लाह पेपर हम। लेकिन हमने अगर कवर ना किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं, जिसमें हम लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस लेते हैं और फिर उसके 2 हिस्से करते हैं, एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, या कहीं पे इसको रेट वेरिएंस भी किताब में लिखा हुआ है पास पेपर में, ठीक है। सो ये वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंडिचर वेरिएंस कह लो, इसको रेट वेरिएंस कह लो, इसको स्पेंडिंग वेरिएंस कह लो, एक ही बात है। और ये उसका एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो इनकी फार्मूला की लॉजिक तकरीबन वही है जो हमने एग्जामिनेशन जो लेबर में डिस्कस की थी, तकरीबन लगभग वैसा ही अंदाज है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक कैच आ जाता है कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम एक्चुअल आवर्स पेड ले रहे होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस इकट्ठे हैं और लेबर में आइडल टाइम भी है, तो वहां पे हमें ख्याल रखना होता है कि वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल आवर्स वर्क पे लिए जाते हैं। ठीक है जी, ये ख्याल रखना है, एक्चुअल आवर्स वर्क पे लिए जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स पेड नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमें वेरिएबल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन बेस लेबर आवर ही बताई जाएगी कि जी लेबर आवर के हिसाब से इनको एब्जॉर्ब कीजिए। तो ये सारे आवर्स फिर लेबर आवर्स यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन फिर हमें ख्याल रखना है यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क लिए जाते हैं।
अच्छा जी, इनकी रिकॉर्डिंग भी बड़ी सिंपल है। एक्चुअल ओवरहेड जब इनकर होते हैं तो डेबिट ओवरहेड तो आपके हो गए क्रेडिट कैश या पेबल हो गया। उस वक्त ओवरहेड को आपने प्रोडक्शन को चार्ज करना है, तो प्रोडक्शन को चार्ज करते हुए वर्किंग प्रोसेस से डेबिट होना है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट से, और ओवरहेड ने क्रेडिट होना है एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट से। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट से ओवरहेड ने क्रेडिट होना है, और इसके बाद जो बचेंगे वो वेरिएंस होंगे। अगर एडवर्स है तो डेबिट, और अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट। इससे हमारी एंट्री डेबिट क्रेडिट में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, ये आपकी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, और इन दोनों का डिफरेंस आपका कहलाता है टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसके हम दो हिस्से कैलकुलेट करते हैं, रेट एंड स्पेंड एफिशिएंसी। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे किसी बच्चे ने सवाल किया था तो याद आ गया। हमें अक्सर सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं जिसमें कहा जाता है कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस। तो मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस हमें कहा जाता है तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट वेरिएंस क्यों नहीं निकालते, हम सिर्फ प्राइस और यूजेज क्यों निकालते हैं? ऑल पॉसिबल में तो पहले मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस निकलना चाहिए, फिर उसके दो हिस्से होने चाहिए। तो बेटा याद रखिएगा, जब हम एक कॉस्ट के हिस्से कर सकते हैं तो टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना इज नॉट द रिक्वायरमेंट, अनलेस एग्जामिनर कहे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो फिर इसके दो हिस्से करो। अगर वो कहता है पॉसिबल वेरिएंसेस निकालो, तो पॉसिबल वेरिएंसेस में फिर हम वेरिएंसेस के जितने हिस्से किए जा सकते हैं उन हिस्सों को पॉसिबल वेरिएंसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फिर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्राइस और यूजेज निकाला जाएगा। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ रेट, एफिशिएंसी एंड अगर आइडल टाइम है तो वो निकाला जाएगा, ठीक है? टोटल वेरिएंस उस सूरत में कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं रहती। यहां पे भी जैसे हमें टोटल, क्योंकि देखो ये जो दो वेरिएंस, एक अगर रेट है, लेट्स अज्यूम एक रेट है और एक एफिशिएंसी है, तो ये तो बेसिकली दोनों आपको मिला के टोटल वेरिएंस बनता है ना। तो हम इस एंट्री में या टोटल वेरिएंस रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसके दो हिस्से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम तीन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि तीसरा वेरिएंस एज सच है ही नहीं, वो तो इन दो का सम है। तो हम यहाँ पे या टोटल वेरिएंस रिकॉर्ड कर ले या रेट और उसके दो हिस्से करके दो हिस्से रिकॉर्ड कर ले, तीनों को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो हमारी प्रेफरेंस होगी अगर दो हिस्से कैलकुलेट किए जा सकते हैं तो हम दो हिस्से ही कैलकुलेट करें, अगर एग्जामिनर ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस की बात कर रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर हमने ये फिक्स्ड ओवरहेड की बात की थी, इसके वेरिएंसेस हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी कैलकुलेट किए थे और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी कैलकुलेट किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्लाइड यहाँ पे बची हुई है जी, बिल्कुल बची हुई है। तो ये जनाब हमारे पास वेरिएंसेस थे। मैंने इनको आपको डायग्राम की सूरत में पहले सिखाया था, फिर मैंने इनका एक आपको तरीका बता दिया था कि आप वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3, वैल्यू नंबर 4 ऐसे इसको रिकॉर्ड कर लें। ये आपका 1 और 2 का डिफरेंस आ गया, ये आपका 1 और 4 का डिफरेंस है, ये आपका 2 और 4 का डिफरेंस है, ये आपका 2 और 3 का डिफरेंस है, और ये आपका 3 और 4 का डिफरेंस है। ये मैंने आपको इस अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया था, भाई डायग्राम ना बनाना, तो सिंपली वैल्यू नंबर 1, 2, 3, 4 चार वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद ये वेरिएंसेस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1 - 2, ओवरहेड वेरिएंस, टोटल वेरिएंस 1 - 4 एंड सो ऑन। ये हमने इस अंदाज में वेरिएंसेस कैलकुलेट करने सीखे थे। एनी इशू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने में कोई इशू? फिर हमने इनकी फेवरेबल एडवर्स के लिए कहानी डिस्कस की थी। ये कहानी बेटा एक बार फिर वॉक थ्रू कर लें। किसी चीज़ पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई बात समझ नहीं आ रही, वाई हाउ, तो पूछिए ज़रा। ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, क्लास में बेतहाशा था डिस्कस हुई हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पे मल्टीपल टाइम हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया हुआ है। बट स्टिल किसी बच्चे को फेवरेबल एडवर्स में कोई दिक्कत है, पूछिए। मैंने आपको क्लास में भी वार्न किया था, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में सबसे ज़्यादा बच्चों को फेवरेबल एडवर्स की डिटर्मिनेशन में चैलेंज आता है, लेकिन अगर इन गाइडिंग प्रिंसिपल को आप एब्जॉर्ब कर लें समझ के, तो फिर इंशाअल्लाह काफ़ी आसानी हो जानी चाहिए आपके लिए। ये सारे असूल किताब में लिखे हुए हैं, किताब को बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो ये असूल बार बार आपकी नज़र से गुजरते रहने चाहिए, और ग्रेजुअली बाय द टाइम यू रीच इन द एग्जामिनेशन हॉल इंशाअल्लाह ये आपको अच्छी तरह मेमोराइज हो जाने चाहिए। विद प्रैक्टिस इनकी एप्लीकेशन पे आपकी कमांड आ जानी चाहिए। किसी वेरिएंस की रीज़न वाई फेवरेबल एडवर्स, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई लॉजिक में हेल्प चाहिए एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि आई विल ऑलवेज एडवाइज कि आप लॉजिकली चीज़ों को क्लियर करके एब्जॉर्ब करें।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एक्चुअल ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड का डिफरेंस होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में इनमें से कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे सिर्फ वैल्यू 1 और 2 एग्जिस्ट करती हैं, 3 और 4 वहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी OAR आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ये दोनों वैल्यूज मार्जिनल कॉस्टिंग में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, और यहीं से टोटल जो हमारा वेरिएंस है वो एक ही सिर्फ होता है, वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, जिसके कोई हिस्से बकरे करने की जरूरत हमें नहीं पेश आती। और ये जी हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई फिक्स्ड ओवरहेड की रिकॉर्डिंग। जब एक्चुअल ओवरहेड इनकर होंगे तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश और पेबल क्रेडिट हो जाता है। ये उसकी तकसीम एब्जॉर्प्शन की कहानी है। डेबिट वर्क इन प्रोसेस किया जाता है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ, और क्रेडिट एक्चुअल ओवरहेड्स किए जाते हैं, और बाकी जो वेरिएंसेस आपके एडवर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, जो फेवरेबल हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, डिपेंडिंग आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कितने किए हैं। अगेन हिस्से बकरे काउंट करेंगे। जैसे टोटल वेरिएंस का आपने सिर्फ एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम 2 हिस्से किए हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएंसेस रिकॉर्ड होंगे, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम के मजीद आगे 2 हिस्से कर दिए हैं तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस 2 हो जाएंगे, एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा, टोटल यहाँ पे इस एंट्री में 3 आ जाएंगे वेरिएंस, क्योंकि हम फिर टोटल ओवरहेड वेरिएंस के 3 हिस्से कर रहे हैं ना। हमने एक स्टेप में किया टोटल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम के 2 हिस्से कर दिए, तो टोटल 3 हिस्से हो गए ना टोटल ओवरहेड के। तो भाई यहाँ पे फिर 3 एंट्रियां वेरिएंसेस की आ जाएंगी मैक्सिमम। अगर हमसे सिर्फ टोटल ओवरहेड की बात की जाए तो एक एंट्री है, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम 2 हिस्से करवा दिए जाए तो 2 एंट्री आएंगी वेरिएंसेस की यहाँ पे, और वॉल्यूम के भी 2 हिस्से करवा दिए जाए, क्योंकि वॉल्यूम के 2 हिस्से हर सूरत होते नहीं है, ये भी याद रखना है। वॉल्यूम के 2 हिस्से तभी हो सकते हैं जब आपका OAR आवर बेस्ड है, यूनिट बेस्ड है तो नहीं हो सकते, आवर बेस्ड है तो हो सकते हैं। ठीक है, आवर बेस्ड है तो ही ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, और 2 हिस्से होंगे। कैन नॉट बी, ये कैन नॉट बी था, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अगर आपका बेस्ड यूनिट बेस्ड है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ये इंटररिलेशनशिप ऑफ वेरिएंसेस की मैंने कुछ बात आपसे ऑलरेडी कर ली थी पीछे डिस्कशन में, ये सिर्फ उसका रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने एक था, फिर आ रहा है। अच्छा, मुझे जरा बात बताएं, ये रिलेशनशिप कोई बच्चा एक्सप्लेन करके दे मुझे, एक चैलेंज है जी। मुझे रेट और एफिशिएंसी का तो नजर आता है, ये जो रिलेशनशिप है इसको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ये कैसा रिलेशनशिप है? समझाना है जी आपने, पढ़िए, 1 दफा 2 दफा 3 दफा पढ़िए, एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी क्रिएट कीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी का आपस में रिलेशनशिप, हाँ जी, किसको समझ आया? कौन दावा करता है कि उसको समझ आ गई है? कितनी पुरानी कहानी है भाई, कब का पढ़ने को काम दिया हुआ है, चैप्टर पढ़ा के ख़त्म किया हुआ है, किसी ने तवज्जो नहीं दी हुई इस चीज़ के ऊपर। इससे साबित हो रहा है ना कि आप लोगों को किताब पढ़ने की आदत शायद नहीं है, या एटलीस्ट समझ के पढ़ने की आदत नहीं है। अगर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो गलत बात है फिर, क्योंकि अगर किताब पढ़ी होती और समझ ना आता तो मुझसे पूछना चाहिए था। तो मुझे तो नहीं याद किसी ने मुझसे ये पूछा है। किताब पढ़ी होती और मुझसे नहीं पूछा तो फिर सबको समझ आना चाहिए, और किसी को समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब किसी ने किताब नहीं पढ़ी। आपने किताब पढ़ी हुई है, ये बता रहे हैं कि समझ आ गया? गुड, चलो बताओ क्या कह रहा है ये बेटा। उसने लिखा है कि अगर आपका एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल होगा तो कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स हो जाता है। जुमला पहले मतलब समझ लो कि अगर आपका एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल होगा तो इसकी वजह से कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स आएगा। पहले तो जुमले का मतलब समझना है, फिर इसकी लॉजिक पीछे इसके सोचनी है कि ये क्या लॉजिक है, कहानी क्या बीच में। जी भाई,
मतलब भी नहीं हो सकता, एक ही मतलब है भाई। जो आपकी नज़र में हो सकता है वो बता दीजिए। सर एफिशिएंसी बढ़ने से एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम लग सकता है ओ तेरी तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है भाई। एफिशिएंसी बढ़ने से एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम लगता है। एफिशिएंसी बढ़ने से एक प्रोडक्ट पे सारे मतलब पीते पानी फेर देते हो तुम लोग। जी भाई, और कोई अपना कोई टैलेंट आश्कार करना चाहे? हाँ जी। अब देखो ना, फिर बात वही साबित तो नहीं कि पढ़ा नहीं है या समझ के नहीं पढ़ा। इन दोनों में से कोई एक बात है, और दोनों ही बातें गलत है। मैंने आपको कहा हुआ है कि किताब ज़रूर पढ़नी है और समझ के पढ़नी है, और समझ ना आए तो टकरे मारो, मुझसे पूछो, लेकिन समझो। जब तक चीज़ें बेटा आपकी किताब में लिखे हुए मैक्सिमम स्टेटमेंट्स, मैक्सिमम फैक्ट्स आपको समझ लॉजिकली क्लियर नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप नहीं है। ये चीज़ बेटा समझिए। सुनिए, फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस। फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस होता क्या है कि हमने स्टैंडर्ड से एक्चुअल टाइम कम लगाया। एक्चुअल टाइम हमने कम लगाया, और मैं अगर इस अंदाज में कहूं कि मेरा बजट था से 1000 यूनिट बनाना, तो जैसे बात सुनना, मेरा बजट था, बजटेड प्रोडक्शन थी 1000 यूनिट बनाना, और अगर मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है तो मैंने वो 1000 यूनिट्स कम टाइम में बनाए होंगे, ज्यादा में बनाए होंगे? कम टाइम में। अब तो जैसे बजटेड प्रोडक्शन के लिए मुझे बजटेड आवर अलाउड थे, 1000 यूनिट के लिए से मुझे 2000 घंटे अलाउड थे। 1000 यूनिट के लिए मुझे 2000 घंटे अलाउड थे। बजटेड प्रोडक्शन के लिए मेरे बजटेड आवर 2000 थे। एज्यूमिंग बजटेड प्रोडक्शन अगर हमारी 1000 यूनिट्स है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से मेरे बजटेड आवर्स कितने बन गए? 2000। और अगर मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है कि मेरा एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 2 से कम लगे। लेट्स अज्यूम मेरे लगे 1.9। इसका मतलब मेरे जो एक्चुअल आवर्स टोटल लगे वो कितना बन गया? वो बन गए जनाब 1900। अब जरा कैपेसिटी वेरिएंस की कहानी सोचो जरा। कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, किन दो आवर्स का कंपैरिजन किया जाता है? वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस कंपेयर किया जाता है जनाब, वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस कंपेयर किया जाता है एक्चुअल आवर वर्सेस एक्चुअल आवर्स, बजटेड वर्सेस बजटेड, इनको कंपेयर किया जाता है। और गाइडलाइन क्या है कि अगर एक्चुअल आवर्स हायर हैं तो फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस है, और अगर एक्चुअल आवर्स लोअर हैं तो एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस है। तो वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया ना कि अगर एफिशिएंसी वेरिएंस आपका फेवरेबल है तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका एडवर्स आएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका एडवर्स आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल टाइम कम लगा, और एक्चुअल टाइम कम लगा तो कैपेसिटी कम इस्तेमाल हुई ना, टारगेट से कम घंटे काम किया हमने, तो वो कैपेसिटी वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस हमारा एडवर्स हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। यही रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएंसेस में बेटा चीज़ों को लॉजिकली एब्जॉर्ब करके चलिए। अच्छा जी, आज के लिए इतनी, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। सेल्स वेरिएंस, मटेरियल के मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस पे उनको रिव्यू करेंगे, और कुछ ट्रिक्स जो हमें वेरिएंस क्वेश्चन में आते हैं उन ट्रिक्स को रिव्यू करेंगे। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी वो क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, लेकिन कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेरिएंसेस उसमें हमारे कवर हो रहे होंगे इंशाअल्लाह, तो उसको भी एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजारेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।